हाँ भाई, आज केमिकल काइनेटिक्स का बेटा पार्ट 9 अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम कर क्या रहे थे, हमने रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया था, है ना, हमने रेट लॉ देख लिया था, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देख लिया था, है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। फिर हम आ गए थे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लिया था। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने स्टार्ट कर लिया था। तो एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या क्या देखा था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले आपने ये देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR इज़ इक्वल टू K1 A की पावर 1 के बराबर आती है, जहाँ पे ROR इज़ इक्वल टू K1 A माइनस एक्स की पावर 1 आती है। यहाँ से रेट कांस्टेंट का बेटा फॉर्मूला आ गया था K1 इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, जहाँ पे A क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A माइनस एक्स क्या होता था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने ये भी बताया था कि आपकी NCERT में यही फार्मूला ऐसा लिखा रहेगा 2.303 अपॉन T, A की जगह A0 और इधर क्या हो जाएगा AT, कंसंट्रेशन इनिशियल और कंसंट्रेशन है टाइम T माइनस मतलब A माइनस एक्स। ओके, फिर इसके बाद बेटा हम आ गए थे हाफ लाइफ में। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। फिर मैंने आपको लॉग टेबल बता दिया था, लॉग की वैल्यूज़ बिना लॉग टेबल यूज़ किए आप कैसे निकाल सकते हैं। अब हम आज की क्लास में बेटा आ जाते हैं ग्राफ में। हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ, अलग अलग ग्राफ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। सबसे पहले ग्राफ क्या दिया हुआ है, लॉग A अपॉन A माइनस एक्स वर्सेज T का। तो ग्राफ में मैंने आपको ये बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स में केवल और केवल स्ट्रेट लाइन की ग्राफ होती है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता ही है, क्या होता था भैया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता था। फिर हमने ये बताया था कि ग्राफ में जो भी चीज़ पहले दी हुई है वो कहाँ आएगी भैया, आपकी y एक्सिस में आएगी, और ग्राफ में जो भी चीज़ बाद में दी हुई है वो कहाँ आएगी भैया, आपकी x एक्सिस में आ जाएगी। फिर हमने ये बताया था कि आपको कोई भी इक्वेशन इससे रिलेटेड लिखना है और y इज इक्वल टू mx प्लस सी में इक्वेट करके देखना है। तो मैं रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा देता हूँ, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। क्लियर बात है। अब मैं टाइम को उधर भेज देता हूँ भैया। तो K1 इंटू T अपॉन 2.303 बराबर log A अपॉन A माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी चीज़ आपको y एक्सिस में लेनी है आप उसको LHS में लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें कहाँ लिख देंगे, RHS में लिख देंगे। तो इसी इक्वेशन को मैंने उल्टा कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटा log A अपॉन A माइनस एक्स बराबर K1T अपॉन 2.303। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आपको अपने इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी से इसको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, तो मैं क्या मान सकता हूँ बेटा कि इंटरसेप्ट क्या है, ज़ीरो। जब जब इंटरसेप्ट ज़ीरो होता है तो जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ से चालू होता है भैया, ओरिजिन से चालू हो जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद y एक्सिस में log A अपॉन A माइनस एक्स चाहिए था, मुझे मिल गया log A अपॉन A माइनस एक्स। x एक्सिस में टाइम चाहिए था, x एक्सिस में आपको टाइम भी मिल गया, और इस इक्वेशन से बेटा आपको स्लोप भी मिल गया K1 अपॉन 2.303। क्लियर है। तो स्लोप की वैल्यू क्या है, प्लस K1 अपॉन 2.303। स्लोप की वैल्यू जब जब पॉजिटिव होती है तो क्या होता था, इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ मिलता था मेरे को। तो सारी चीज़ें आ गई है, अब आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो ये रहा बेटा ग्राफ, इधर हो गया log A अपॉन A माइनस एक्स, और इधर क्या हो गया T। ओरिजिन से ग्राफ चालू हो रहा है और इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ग्राफ बनाना सीखा था। लिख लीजिए।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ है log a माइनस एक्स वर्सेस t। तो यहाँ पे जो a माइनस एक्स है बेटा, ये कहाँ आएगा, y एक्सिस में आएगा, और t जो है वो कहाँ जाएगा, x एक्सिस में। मैं फिर से अपनी इक्वेशन लिखता हूँ, k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है। जहाँ पे a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे log a माइनस एक्स जो है LHS में चाहिए, बाकी सारी चीज़ RHS में। तो ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, k1t अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखो, मैंने आपको बताया था log में कभी भी कोई भी दो चीज़ जब डिवाइड होती हैं, log में कभी भी जब बेटा दो चीज़ डिवाइड होती हैं तो उनका एक्चुअल में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो k1t अपॉन 2.303 बराबर हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स। क्लियर बात है। अब log a माइनस एक्स मुझे उधर चाहिए तो मैं उसको उधर फेंक देता हूँ। तो log a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, log a माइनस k1t अपॉन 2.303। इसको एक बार और यहाँ भी लिख देते हैं, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू log a माइनस k1t अपॉन 2.303। log a माइनस एक्स मुझे LHS में चाहिए, LHS में मिल गया, बाकी सारी चीज़ें RHS में हैं। तो इसको इक्वेट कर देते हैं किससे बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब लेकिन दिक्कत ये है बेटा, x एक्सिस में मुझे क्या चाहिए था, टाइम, लेकिन x एक्सिस में टाइम इधर है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस k1t डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस log a। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसी चीज़ को मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब इक्वेट कर दीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है प्लस log a। जब भी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आपका ग्राफ कहाँ से चालू होता है, पॉजिटिव y एक्सिस से। y एक्सिस में आपको log a माइनस एक्स मिल गया, x की वैल्यू आपको क्या चाहिए थी, टाइम चाहिए थी, वो मिल गया। और बेटा आपको स्लोप की वैल्यू क्या चाहिए थी, ये आ गई आपको माइनस k1 अपॉन 2.303। क्लियर है। तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे आपको चाहिए था log a माइनस एक्स, यहाँ पे आपको चाहिए था टाइम, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और ये जो है ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आई है आपकी, log a आई है। ठीक है, लिखिए, अच्छा ग्राफ है। अगला ग्राफ बेटा इसी ग्राफ के जैसे है। देखिए अगला ग्राफ है log pt वर्सेस t। तो यहाँ पे p का मतलब बेटा प्रेशर होता है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तो p नॉट और एक तो pt। p नॉट होता है बेटा आपका इनिशियल प्रेशर, p नॉट क्या होता है, इनिशियल प्रेशर, ठीक a जैसे। और pt होता है बेटा टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है बेटा एग्जैक्टली सेम बनेगा। अभी पुराने वाले ग्राफ में इधर log a माइनस एक्स था, तो यहाँ log pt हो गया, यहाँ टाइम था, यहाँ भी टाइम हो गया। स्लोप की वैल्यू आपकी आई थी माइनस k1 अपॉन 2.303, यहाँ भी आएगा। और इंटरसेप्ट बेटा आपका आया था क्या, log a, यहाँ पे हो जाएगा log p नॉट। सेम ग्राफ बनेगा, बस हमने a और a माइनस एक्स की जगह प्रेशर ले लिया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम गैसेस से भी डील करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आम तौर पे मेंशन नहीं करता है, तो आपको वो क्या करेगा, हिंट देगा। कैसे हिंट दे सकता है? सबसे पहले वो रेट कांस्टेंट की यूनिट से दे सकता है। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स आती है तो आपको पता है वो किस प्रकार का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी बात बेटा, एग्जांपल्स आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के याद रखने हैं, क्योंकि वो एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल है ऑल रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस, जितने भी बेटा रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही सेम चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में। वहाँ पे आप रेडियो एक्टिव रिएक्शन की एक्टिविटी वगैरह पढ़ते हैं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती हैं, उन रिएक्शनों को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो सारी की सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो क्या होंगी, आपकी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होंगी। तो क्वेश्चन में वो कैसे इस्तेमाल करेगा, क्वेश्चन में सिर्फ बोलेगा अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन हैज़ इनिशियल कंसंट्रेशन इतना, फाइंड द टाइम फॉर रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि किसका फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरी रिएक्शन जो काफ़ी बार दे देता है वो है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जब भी आप ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। देखिए कैसे किया था हमने, ईस्टर ले लेते हैं CH3COO C2H5 जो कि इथाइल इथोनेट होता है। इसका वाटर में एसिडिक मीडियम में आप अगर हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो ईस्टर से क्या मिलता था बेटा आपको, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, इस केस में एसिटिक एसिड, और अल्कोहल मिलेगा, इस केस में इथेनॉल। ऑर्गेनिक में भी ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है। तो अगर वो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहा है एसिडिक मीडियम में तो आपको समझ जाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरा है बेटा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी काफ़ी फेमस है। केन शुगर आप पहले ध्यान रखिएगा, केन शुगर का मतलब क्या होता है, सुक्रोज को बोलते हैं बेटा केन शुगर। सुक्रोज को अपन क्या बोलते हैं, केन शुगर। तो उसका इन्वर्जन कर रहे हैं या उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं। तो सुक्रोज से बेटा आपको क्या क्या मिलता है, इन्वर्जन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको ग्लूकोज मिलता है, साथ में आपको क्या मिल जाता है, फ्रक्टोज। दोनों का ही फॉर्मूला है C6H12O6 और इसका भी फॉर्मूला है C6H12O6। जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ग्लूकोज में दोनों का सेम फॉर्मूला होने के बावजूद यहाँ जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो एल्डिहाइड होता है, यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे। अगली रिएक्शन है बेटा थर्मल डिसोसिएशन ऑफ। थर्मल डिसोसिएशन यानी कि हीट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, किसको किसको, N2O5, H2O2, Cl2O7, SOCl2, है ना। इन सब की रिएक्शन भी क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेगा नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा भैया, आपको हिंट देगा। रेट कांस्टेंट यूनिट से भी दे सकता है, आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी दे सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। एक बार क्विकली समराइज करते हैं। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है K1 = 2.303/T log A/A-x। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पे बेटा आप कुछ भी ले सकते हो अनलेस अनटिल दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम होना चाहिए, यहाँ प्रेशर है तो यहाँ भी प्रेशर होना चाहिए। हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693/K1। ये दोनों चीज़ हमने देख लिया। फिर हमने ग्राफ वगैरह देख लिया, सारे के सारे ग्राफ देख लिए। सबसे पहला log A/A-x वर्सेस T, दूसरा log A-x वर्सेस T, तीसरा log क्या था, A-x को PT बोल रहे हैं वर्सेस T।
ये ग्राफ हमने देख लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस में। तो चलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.9 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्लियर दे दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको फॉर्मूला भी किसका अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही करना है, जीरो ऑर्डर का नहीं कर देना। तो हाफ लाइफ पीरियड दिया है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले जो गिवन अमाउंट है उसको लिखता हूँ। तो टी हाफ आ गया बेटा आपका 6.9 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल हो गया। K1 क्या होता है 0.693, सॉरी टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन K1। टी हाफ की वैल्यू दी है 6.9 इंटू 10 की पावर -3, ये है 0.693 डिवाइडेड बाई K1। तो देखिए K1 कितना आ गया 0.693 डिवाइडेड बाई 6.9 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं भैया। यहाँ पे 1 पॉइंट है तो ऊपर 1 0, यहाँ 3 पॉइंट है तो यहाँ 3 0। 69 10 या 690, तो इसको ये ले लिए 1 2 1 2। तो K1 हो गया बेटा 1/10 की पावर -3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, ये आ जाएगा 100। और यूनिट क्या आ जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स, यूनिट आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में भी क्लियर बोल दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी आप समझ ही सकते हैं, ये है 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। आपको कह रहा है इफ इनिशियली 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए की वैल्यू दे दी है 10 ग्राम, देन फाइंड द टाइम, आपको टाइम पता लगाना है व्हेन 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन A-X की कितने दे दिया है 2 ग्राम। अब गिवन अमाउंट से बेटा गिवन क्वांटिटी से देख के मुझे सिंपली समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला K1 = 2.303 अपॉन T log A/A-X। टाइम निकालना है तो टाइम को इधर रख देते हैं, बाकी सबको उधर फेंक देते हैं। 2.303 अपॉन K1 log A/A-X। तो देखिए T = 2.303, K की वैल्यू कितनी है भैया 10 की पावर -4 log A, इनिशियल कंसंट्रेशन है 10, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है 2, तो 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +4, ये 10/2 कितना हो जाता है 5। और log 5 की वैल्यू आपको याद करवाई थी ना, कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.7। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट किस में होगी, सेकंड में। यूनिट किस में होगी, सेकंड। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है बेटा क्वेश्चन में। रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 6 × 10 की पावर -12 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से देख के आपको तुरंत समझ में आ जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया है। देन फाइंड द टाइम फॉर, टाइम आपको कैलकुलेट करना है फॉर 2/3 लाइफ पीरियड। कितने के लिए, 2/3 लाइफ पीरियड के लिए आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा हाफ लाइफ पीरियड हमने देखा था। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो समय जिसमें आधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2/3 लाइफ पीरियड यानी कि 2/3 रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे करके लिखते हैं, जैसे मैं रिएक्शन बनाता हूँ, ए गिव्स प्रोडक्ट, टी इज इक्वल टू 0 में इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होती थी, ए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। अब 2/3 लाइफ पीरियड है तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा x। अब बेटा देखो 2/3 लाइफ पीरियड यानी कि 2/3 कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो गई है, 2/3 कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, कन्वर्ट। तो x जो है मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2/3 इंटू ए। ध्यान से देखो, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता था, रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गई, तो x की जगह मैं यहाँ क्या लिखता था, a/2। 2/3 लाइफ पीरियड का मतलब 2/3 कंसंट्रेशन जो है कन्वर्ट हो गई है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2/3a। ओके, अगर 2/3 कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो गई है तो बची कितनी है, 1/3 है। बची कितनी है, 1/3 है। यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। टाइम निकालना है तो K1 t इज इक्वल टू 2.303, K1 दिया हुआ है इतना, लॉग a को मैं a ही लिखता हूँ, a माइनस एक्स यानी कि a/3, तो a डिवाइडेड बाई 3 ऐसा हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6, 10 की पावर -12 ऊपर आ जाएगा, a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, log 3। तो 2.303 इंटू 10 की पावर 12, log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.48। यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 पॉइंट है, इसको नीचे ले आएंगे, 6 8 जा कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8 और ये 10 है, ऊपर जाके 10 की पावर -1, तो 10 की पावर 11। ये सेकंड में है। बस इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 2/3 लाइफ पीरियड बोला है, यानी कि 2/3 पार्ट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, 2/3 पार्ट आपका प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो गया है, रिमेनिंग कितना बचा है, 1/3a। क्लियर बात है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के खूब सारे क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, ओके।